हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले इनको समझ लेते हैं तब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होता है? अगर ये लाइन जो पीवी है, अगर ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर ये पी एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से हम देखते हैं, आई बनाया है मैंने यहाँ पर, यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ए पर है उसको। तो अगर ग्राउंड पर किसी पॉइंट पी से हम ऑब्जेक्ट कोई ए है ऊपर की तरफ, इसको अगर हम देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो ये जो लाइन है यहाँ पर हाइपोथेटिकल लाइन हम एक ड्रॉ अगर करें तो इसको बोलते हैं बच्चों लाइन ऑफ साइट। एरो मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, इसका मतलब हम ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट ए को देख रहे हैं नीचे की तरफ से। तो ऐसी कंडीशन में बेटा जो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है जो कि ग्राउंड है, इस वाली लाइन से जो ये हाइपोथेटिकल हमारी लाइन ऑफ साइट है जिसको कि हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को, ये जितना एंगल बनाती है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन क्या होगी? एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल व्हेन लुकिंग द ऑब्जेक्ट अपवर्ड। अगर हम नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को देखें तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लो आप नीचे ग्राउंड पर खड़े हो और ऊपर बिल्डिंग में कोई आपका फ्रेंड है, आप उससे बात कर रहे हो नीचे ग्राउंड से। आप नीचे ग्राउंड पर खड़े हो और ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई आपका फ्रेंड यहाँ पर है पॉइंट ए पर, आप इससे बात कर रहे हो, आप यहाँ पे हो और उसको आप ऊपर की तरफ देख रहे हो। तो ऊपर की तरफ जब आप ये देखोगे तो आपकी देखने की जो लाइन है, जो आप देखोगे ना, तो आज रेज निकलेंगी आंखों से। तो ये जो रेज है यहाँ पे, ये जो लाइन ऑफ साइट है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसकी ये हाइपोथेटिकल लाइन होती है, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है फिजिकली, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन है। जैसे आप किसी के ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो अगर मैं बस केवल आपकी आइज से और उस ऑब्जेक्ट तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं तो वही हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। इसकी एंगल फ्रॉम ग्राउंड या फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, उसी को हम बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, अगला फिर इसी में बेटा टर्म है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो नाम से ही क्लियर है, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ हमें कुछ देखना होगा। तो अगेन अब यहाँ से सिनेरियो जस्ट उल्टा है। अब मान लो पॉइंट ए पर आप हो, ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट है वो कहाँ पर हो गया? पॉइंट ए। तो यहाँ पे देखो मैंने एक आइज बनाया है, अब हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट ए से। तो आप बिल्डिंग के टॉप पर आ गए और यहाँ पर ग्राउंड पर जमीन पर आपका फ्रेंड है पी यहाँ पर। अब आप यहाँ से टॉप से अपने फ्रेंड को नीचे की तरफ आप देख रहे हो, तो आपकी आइज से और फ्रेंड तक अगर मैं एक हाइपोथेटिकल लाइन ज्वाइन कर दूं तो इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट, और अगर ये बेटा पॉइंट ए से ही मैं एक हाइपोथेटिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, हाइपोथेटिकल लाइन है ये, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, हाइपोथेटिकल मतलब ये हाइपोथेटिकल लाइन होती है, व्हेन लुकिंग डाउनवर्ड। तो कुल मिला के चाहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल ये भी है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल ये भी है। अंतर ये है कि ये जब ऊपर की तरफ देखते हैं तब बनता है, और ये वाला जो डिप्रेशन है जब ये हम बॉटम नीचे की तरफ देखते हैं तब बनता है। और एंगल दोनों ही एंगल होता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का, डिफरेंस मात्र एक है, ये है जब आप ऊपर की तरफ देखोगे, और यहाँ पे क्या होगा जब आप नीचे की तरफ देखोगे तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल होता है। तो जब कभी बेटा आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा आप एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में सोचना। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ आप एलिवेट करके कुछ देख रहे हो, डिप्रेस का मतलब क्या हुआ? आप नीचे की तरफ देख रहे हो। अब प्रिकॉशन, बच्चों से गलतियां कुछ होती हैं, तो दो जो मुख्य गलतियां हैं, इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं प्रिकॉशन के रूप में। तो सबसे पहले है प्रिकॉशन नंबर 1। अब देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट गलती क्या करता है, पॉइंट ए पे अगर वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है और ये लाइन ऑफ साइट है, कोई पी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहा है, ये हरी वाली लाइन जो ग्रीन कलर की, ये ग्राउंड है, ये वर्टिकल एक लाइन है। तो बच्चे गलती से क्या करते हैं बेटा कि लाइन ऑफ साइट और ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसके बीच के एंगल को वो एंगल ऑफ डिप्रेशन गलती से पेपर में लिख देते हैं। इससे पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। क्या गलती होती है
कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में। बट जल्दीबाजी में बच्चे गलती से क्या करते हैं कि ये वर्टिकल वाली लाइन के बीच एंगल और इसको लिख करके चले आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर मान लो आप जैसे पॉइंट पी पर नीचे हो तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, इसलिए इक्वल होते हैं। देखो ये भी हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल, तो पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो यहाँ पे देखो जैसे ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए बच्चों। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकेंड प्रिकॉशन, कई बार बच्चों वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है और एक बहुत ही एक ऐसी गलती है जो कि नहीं होनी चाहिए, बच्चे कर देते हैं। जैसे देखो बेटा यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 है, ये एंगल 30 है और ये एंगल कितना है 45 है। बच्चे गलती से कई बार ऐसा नेमिंग कर देते हैं वर्ड प्रॉब्लम करते वक्त और एक बेसिक बात का ध्यान वो नहीं देते हैं। ध्यान दे यहाँ पर क्या गलती है बेटा, सोचिए पहले खुद से। यहाँ पर क्या मिस्टेक है बेटा कि ये 30 इधर होना चाहिए था और ये 45 इस तरफ होना चाहिए था। ऐसा क्यों, तुम ही सोचो। ये लाइन जितना ही पास होगी पॉइंट बी के उतना ही एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, और जितनी दूर होती जाएगी सोचो उतना ही एंगल क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर ये लाइन ये एक परपेंडिकुलर है, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, तो जितना दूर आप पॉइंट ज्वाइन करोगे उतना ही एंगल क्या होगा, कम बनेगा। इसको मैथमेटिकली भी एक तरीके से देखा जा सकता है। ट्रायंगल ADC में ये जो 30 है ये है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपने पढ़ा है क्लास 9th में, एंगल D और इस एंगल A के सम के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल C है ये तो 45 से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। इसका मतलब स्टूडेंट ने ये मार्किंग गलत कर रखी है। कई बार बच्चे गलत मार्किंग करते हैं, 30 इस तरफ होना चाहिए था, 45 इस तरफ होना चाहिए था। वो बेसिक मैथ का ध्यान नहीं देते हैं और एरर करके चले आते हैं, बोलते हैं कि सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम में तो लिखा ही नहीं था। बट प्रॉब्लम में ना भी लिखा हो ऐसी गलतियां हमको नहीं करनी है, हमको ऑटोमेटिक एडजस्टेड फॉर्म में रखना है कि 30 इधर आएगा 45 इधर आएगा। ये जजमेंट हमें खुद लेना होता है मैथमेटिक्स का ध्यान रखते हुए। तो इसलिए यहाँ पर ये एरर है। तो ये दोनों बेटा रॉन्ग है, तो दोनों पे मैं क्रॉस का निशान लगा देता हूँ। एक तो ये एरर है और दूसरी ये वाली एरर, ये दो गलतियाँ होती हैं। तो ये था बेसिक कंसेप्ट। इसके अलावा बच्चों आपको ट्रिगो के कुछ बेसिक वैल्यूज पता होनी चाहिए जो कि आपने चैप्टर 8 में पहले से ही पढ़ रखी है। इस चैप्टर में जो हमको ज़रूरत पड़ने वाली है वो पड़ेगी 0 और 90 का छोड़ दो, बाकी की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स 30, 45 और 60, इन पर हमको साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट की ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी वैल्यूज एक बार आप रिकॉल करके लिख लेना, तब हम चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। अभी बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद बेटा सबसे पहले हम NCERT की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आप लोग बच्चों बुक निकालिए और बुक से जरा एक बार खुद से आप NCERT 9.1 का क्वेश्चन 1 एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप लोग बुक निकाल के अपने पास रख लो, साथ के साथ आप लोग करते रहोगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपने जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको देखो कुछ बातें बेटा क्लियर हुई होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा इस चैप्टर में क्या है कि डायग्राम को करेक्ट बनाना। जिसने करेक्ट डायग्राम बना लिया तो ये मान के चलो कि 80 to 90% क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से बुक अपने पास रखो, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको कॉपी में भी अपने किनारे की तरफ पेंसिल से एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। जब वो रफ डायग्राम आपका सही जो क्वेश्चन उसे मैच कर जाएगा तब जा करके आप लोग कॉपी में फेयर डायग्राम बनाओगे। तो इसी तरीके से इसके वर्ड प्रॉब्लम बच्चों हमें अटेम्प्ट लेने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ो। तो देखो वहाँ पर गिवन क्या है बेटा। तो पहले क्वेश्चन में अगर आप पढ़िए तो लिखा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर लॉन्ग रोप पे सर्कस का आर्टिस्ट बेटा क्लाइंब कर रहा है। टाइटली स्टिच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, जो कि वर्टिकल पोल से बंधा हुआ फ्रॉम द टू द ग्राउंड से। तो आप एक वर्टिकल पोल बना लो, एक ऐसे रफ फिगर बनाएंगे। पहले एक वर्टिकल पोल हमने बनाया और उसके बाद ये ग्राउंड हो गया। अभी मान लो कि पोल के टॉप से ये रोप ऐसे लगी हुई है
ये रोप यहाँ से टाइटली ऐसे बंधी हुई है। तो ये पोल को हमने, वर्टिकल पोल को हम बच्चों P से डिनोट कर देते हैं, और ये पॉइंट A और ये पॉइंट है B। तो ये रही रोप हमारी, जो PB क्या है वो रोप है, और रोप पर वो सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है। ये है बेटा हमारा पोल, इसको हमने पोल लिखा यहाँ पे। और जब तक बेटा बोला ना जाए कि पोल लीनिंग है, झुका हुआ है, तब तक आपको पोल को ग्राउंड पर हमेशा बिल्कुल वर्टिकल लेना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब कभी भी बच्चों ऐसा आएगा कि पोल की बात आए, तो आप हमेशा क्या करोगे, पोल आए या बिल्डिंग आए तो हमेशा आप उसे ग्राउंड पे क्या लोगे, वर्टिकल का मतलब सीधा 90 डिग्री पर ही लोगे, अगर नहीं लिखा है कुछ भी तो ये तो हो गया बेटा रोप। अब ये रोप पर वो क्लाइंब कर रहा है। अब आगे आप पढ़ोगे क्वेश्चन में, तो रोप की लेंथ जो है वो कितनी गिवन है, 20 मीटर गिवन है। ये रोप की लेंथ है 20 मीटर, ये रही रोप हमारी। और बेटा लास्ट में देखो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि जो ये रोप है वो ग्राउंड से कितना एंगल ड्रॉ कर रही है, 30 डिग्री। तो ये है रोप और ये है ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड से रोप कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब आपको क्या बताना है कि पोल की लेंथ बतानी है कि पोल की लेंथ कितना होगा। तो ये रहा रफ डायग्राम। तो आप कॉपी में पहले कोने में रफ डायग्राम अपने सारे बच्चे ड्रॉ करोगे, हर एक क्वेश्चन में रफ डायग्राम होना चाहिए। उसके बाद आप फेयर डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो बच्चों हम फेयर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। रफ डायग्राम हमने देखो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस पोल की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों देखिए हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। डायग्राम को बच्चों आपको इंफॉर्मेटिव बनाना है। इंफॉर्मेटिव मतलब कि पोल किधर है, रोप किधर है, ग्राउंड किधर है, ये लिखना होगा। क्लाइंबिंग कर रहे थे नीचे से ऊपर की तरफ, तो एरो बनाया है, इसकी लेंथ मेंशन करी है, सारी बातें मेंशन करी हैं। और ये रोप ग्राउंड के साथ में कितना एंगल ड्रॉ कर रहा था, 30 डिग्री के एंगल बना रहा था। तो ये 30 डिग्री हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक, इसके बाद बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। और क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले जो कुछ आपने ड्रॉ किया है इसको आप 2 लाइनों में कम से कम डिटेल में लिखना होगा। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर देना है। तो आप स्टार्ट करोगे लिखना। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में पहला पॉइंट, पोल PA, ये हमने एज्यूम किया है H मीटर का, H मीटर का पोल है, गिवन है। दूसरा रोप PB, ये है 20 मीटर। तीसरा पॉइंट ग्राउंड AB गिवन है, सारी बातों को मेंशन करते हैं, ग्राउंड AB। फोर्थ पॉइंट एंगल B, रोप और ग्राउंड के बीच का एंगल B कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे आप लिखोगे। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट है टू फाइंड, कि फाइंड आउट क्या करना है, H हाइट ऑफ पोल हमें फाइंड आउट करना है। अब अगला स्टेप आ जाएगा सॉल्यूशन। अब सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले बच्चों के मन में ये प्रॉब्लम आता है कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए। जैसे देखो बेटा, ट्रिगो के कुछ रेशियो आपने पढ़े हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट। तो एंगल गिवन है, एंगल के सामने की साइड हमको फाइंड आउट करनी है, और 90 डिग्री के सामने की साइड हमको पता है। तो एंगल के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने का साइड होता है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन होता है, या तो कोसेक का लिख सकते हो या तो साइन का। तो हम साइन का रिलेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल APB या PAB साइन 30। अब यहाँ पे साइन 30 लिखो। साइन 30 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, PA अपॉन PB। वैल्यू पुट कर दो बेटा आप। साइन 30 कितना होता है, 1/2 PA। PA मतलब क्या है, हाइट ऑफ पोल है जो कि H, और PB कितना की मैंने 20। अब 20 इस तरफ जाएगा तो 20/2 H आ जाएगा 10। तो H कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। दैट मीन्स की हाइट ऑफ पोल आ गई 10 मीटर।
एच आ गया 10 मीटर। तो आंसर में आप क्या लिख दोगे, हाइट ऑफ पोल। ये आंसर आ गया आपके एक तरीके से, हाइट ऑफ पोल कितना आ गया, 10 मीटर। अब बच्चों के मन में एक डाउट आता है यहाँ पर कि सर ये कैसे पता कि साइन 30 लिखें, हम टेन 30 क्यों नहीं लिख रहे हैं, कॉट 30, सेक 30, बाकी क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो इसका जवाब होता है बेटा, सबसे पहले आप ये देखो कि आपको डायग्राम में गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। जो फाइंड आउट करना है और जो गिवन है उसमें रिलेशन कौन सा बनता है, जो रिलेशन बनता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लिखोगे। जैसे यहाँ पर बेटा 30 के सामने परपेंडिकुलर पता करना है हमें, परपेंडिकुलर मतलब ये पोल, ये हमें पता करना है, तो हमको पोल चाहिए। और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज पता है हमको, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों में दो रिलेशन हो सकते हैं, या तो साइन का या तो साइन का उल्टा कोसेक का, दोनों में से आप कुछ भी लिखो, दोनों से आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं बेटा, साइन 30 हमने लिखा। साइन 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। इससे ये फायदा होगा कि ये पोल और हाइपोटेन्यूज में हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, और जब रिलेशन मिल जाएगा तो क्योंकि इन दोनों में से एक हमको पता है तो दूसरा आसानी से सॉल्व होकर के बच्चों आ जाता है। तो इसका मात्र एक यही तरीका है, आप हमेशा फोकस करो कि क्या लाना है और क्या गिवन है और एंगल कौन सा गिवन है। इन तीनों में जरा रिलेशन बनाने का प्रयास करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब बच्चों आप सेकेंड क्वेश्चन जरा बुक से एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन बच्चों आपने पढ़ लिया होगा, इसका रफ डायग्राम हम लोग बनाते हैं एज यूजुअल, सारे स्टेप फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा आपको एक ट्री ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, और ये है बेटा ग्राउंड, ये ग्राउंड हमने ड्रॉ कर लिया है, ये रफ डायग्राम है। यहाँ पे हमने ये ग्राउंड ड्रॉ कर दिया है और ये था बेटा ट्री। अब क्या हुआ बेटा कि स्टॉर्म की वजह से ना ये ट्री कहीं बीच से ही ब्रेक हो गया, तो हम मान लेते हैं कि ये पेड़ यहाँ से ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ये टूट गया है। अब ये टूट गया है तो ये टूटा हुआ सिरा यहाँ पे ग्राउंड पे आके कहीं ना कहीं टकराएगा, तो ये टूटा हुआ सिरा यहाँ पे ग्राउंड पे आके टकरा रहा है। यहाँ पे ये पेड़ यहाँ से टूटा और ये वाला पोर्शन नीचे आ गया, ये पूरा पोर्शन टूट करके यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया है, यहाँ पर आ गया है, टूट करके नीचे की तरफ आ गया। अब ये पेड़ का टॉप जहाँ पे टकरा रहा है और ये पेड़ का फूट है, ये पेड़ का फूट है और ये पेड़ का टॉप है, तो टॉप और फूट के बीच की डिस्टेंस बच्चों की मैंने, तो जरा क्वेश्चन में पढ़िएगा। तो पहली बात तो ये लिखा है कि द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। जो ये टॉप था ट्री का, ये टॉप है, ये टॉप ब्रेक होकर करके जब नीचे आया टूट करके, यहाँ पे जब ये नीचे आया तो ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एक तो एंगल बना रहा है। दूसरा बेटा इसी में आगे लिखा हुआ है कि जो इसका फूट है और जो टॉप है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है ग्राउंड पर जो ये टच कर रहा है टॉप और जो इसका फूट है, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 8 मीटर गिवन है बेटा। कितनी है, 8 मीटर। तो यहाँ पे हमने 8 मीटर लिख लिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको पूरे पेड़ की हाइट बतानी है। तो अगर अब मैं नेमिंग कर लूँ, जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसको मैं सी करता हूँ, ये पॉइंट डी है, तो पूरे ट्री की हाइट मतलब ये ए सी प्लस सी डी दोनों मिलाकर, क्योंकि पूरा पेड़ इतना था हमारा, इतना बड़ा था, ये ब्रेक होने के पहले की पूरी हाइट हमको बतानी है। तो आपको ये ए सी कैलकुलेट करना होगा प्लस सी डी कैलकुलेट करना होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये सी डी ही ब्रेक होकर के यहाँ पे आके टकराया हुआ है, तो ये सी डी और ये बी सी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये पेड़ ऊपर था और यही टकरा करके फिर वापस टूट करके नीचे आया हुआ है। ये जो सी डी था, यहाँ से जब पेड़ ब्रेक हुआ तो ये वाला सिरा टूट करके नीचे आ गया, तो सी डी और ये सी बी आपस में इक्वल होंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये ए सी और सी बी दोनों चीज़ें निकालनी है। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कंप्लीट ट्री की हाइट आ जाएगी। ये क्वेश्चन बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो ट्रिगो यूज़ करके आप ए सी और सी बी फाइंड आउट कर लो, उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, आपको कंप्लीट ट्री की हाइट मिल जाएगी। अब ट्रिगो कैसे यूज़ करोगे, तो अगर आप देखो 30 डिग्री का एंगल गिवन है और ये 8 गिवन है,
तो जो एंगल गिवन होता है उससे एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलते हैं। तो बेस पता है, तो और एक बार क्या फाइंड आउट करना है, ये 30 के सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस पता है, बेस और परपेंडिकुलर के लिए आप एक बार tan 30 यूज कर लो। अच्छा, उसके बाद बेटा ये हमको हाइपोटेन्यूज से भी पता करना है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में कॉस का रिलेशन होता है, कॉस और सेक वास्तव में दोनों होता है, तो आप कॉस यूज कर लो। तो cos 30 आप यूज कर लोगे तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। वास्तव में देखो बेटा, परपेंडिकुलर ये है, ये बेस है, तो ये tan और cot आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो जो कन्वर्स वाले होते हैं ना, जैसे साइन का उल्टा हुआ कोसेक, कॉस का उल्टा हुआ सेक, tan का उल्टा हुआ cot, तो हम जो उल्टा वाला है ना उसे यूज नहीं करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि साइन कॉस tan से ही काम चल जाए। हालांकि वो भी सही है, आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे ना सीधा सीधा वाला रेशियो लिया जाए, जब तक कि कुछ हमको बहुत ज़्यादा खास जरूरत ना हो। तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं फिर, और इस क्वेश्चन को गिवन और टू फाइंड लिख करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये एसी ट्री लिया है हमने, ये पूरा पूरा ट्री था एसी, जो कि पॉइंट बी से ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होकर के बेटा ये पार्ट यहाँ पे ग्राउंड पे आके पॉइंट डी पे टकराया है। अब अगर ये डी पे टकराया है तो ये बी डी, जो कि यही बीसी था, ये बीसी ही आकर के यहाँ पे टकराया हुआ है, ये ऐसे करके, तो बीसी और बीडी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यही पेड़ यहाँ से टूटा फिर नीचे आके यहाँ पर टकराया हुआ है। अच्छा, अब ये ग्राउंड है और ये बेटा कितना गिवन है, 30, और ग्राउंड पे ये डिस्टेंस जो थी वो कितनी गिवन थी, अभी आपने देखा था ये 8 मीटर गिवन थी, जो कि मैंने यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया है, इसे मेंशन कर लेते हैं। ये 8 मीटर की डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का 8 मीटर। गिवन लिखना शुरू करते हैं। तो गिवन पहला पॉइंट ट्री एसी, पूरा पूरा ट्री क्या था, एसी था। दूसरा एंगल डी इक्वल टू 30 डिग्री। थर्ड पॉइंट एडी, एडी कितना गिवन है, 8 मीटर, एडी 8 मीटर गिवन है। और यहाँ पर आप मेंशन कर लो ये ब्रोकन पार्ट है, यहाँ पे क्या हुआ है, ट्री ब्रेक हुआ है, तो ब्रोकन पॉइंट या पार्ट। अब टू फाइंड लेंथ ऑफ ट्री या हाइट ऑफ ट्री, दैट इज कि हमको एसी फाइंड आउट करना है, एसी कितना होगा, हाइट ऑफ ट्री या लेंथ ऑफ ट्री या एसी आप इसे बोल सकते हो। अब सॉल्यूशन देख लो। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, दैट इज कि ए बी अपॉन ए डी। वैल्यू पुट करो, tan 30 होता है 1/√3। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, ए डी पहले से ही पता है 8, तो ए बी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 8/√3। तो इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू 8/√3 मीटर। फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब अगेन बेस पता है, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो cos 30 आप यूज करोगे, तो cos 30 इक्वल टू AD अपॉन BD। cos 30 की वैल्यू अगर पुट करें तो √3/2 इक्वल टू AD। AD है 8 और BD कितना है, फाइंड आउट करना है BD। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BD को उधर लेफ्ट में ले जाओ तो ये ऊपर चला जाएगा, BD को लेफ्ट पे ले जाओगे तो ये ऊपर जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होके 16 और ये √3 नीचे आके अपॉन √3। तो यहाँ से बेटा BD आ जाएगा 16/√3 मीटर। अब पूरा पूरा जो ट्री है, अच्छा एक बात यहाँ पे और आप मेंशन करोगे कि BD इक्वल टू BC होगा, आप यहाँ पे मेंशन कर दो BD इक्वल टू BC
इक्वल टू 16/√3 और आगे रीजन लिख देना ब्रोकन पार्ट इज सेम, क्योंकि जो टूटा हुआ पार्ट है वही नीचे आया है। ब्रोकन पार्ट इज सेम। अब हाइट ऑफ ट्री AC क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ट्री अगर हम AC कैलकुलेट करना चाहें तो AC हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, AB को प्लस BC को। AB 8/√3, BC 16/√3, तो 8/√3 प्लस 16/√3, तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड होकर 24/√3। अब 24/√3 इसको अगर रेशनलाइज कर दो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके, तो √3 ऊपर √3 नीचे, नीचे 3 हो जाएगा, 3 से 24 कैंसिल होके 8 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? AC आ जाएगा बेटा 8√3। आप क्या करो, इसको रेशनलाइज करो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, तो AC आ जाएगा, AC हो जाएगा बेटा 24√3/3, तो 3 से 24 कैंसिल होके AC आ जाएगा 8√3 मीटर। और यही बेटा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि लेंथ ऑफ ट्री हो जाएगा 8√3। ये आ गया फाइनल आंसर, यही है बेटा हमारा लेंथ ऑफ ट्री। अब आप बुक से जरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो और उसके बाद आप वीडियो को आगे फिर फर्दर देखोगे। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप पढ़िए क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट 1.5 मीटर। तो 5 साल के नीचे बच्चों के लिए स्लाइड, जो अपने पार्कों में बच्चों ये फिसलने वाला स्लाइड करने वाला झूला देखा होगा, तो वो उसी की बात कर रहा है कि जो बिलो 5 ईयर बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड की हाइट है वो बेटा कितनी है? 1.5 मीटर रखी है स्लाइड की हाइट। और ये तो स्लाइड की हाइट हो गई, और ये बेटा पॉइंट हो गया, ये ग्राउंड हो गया हमारा, तो मैंने इसको G से डिनोट कर दिया है। और ये स्लाइड हो गया, जिसे बच्चे फिसलते हैं वो ये स्लाइड हो गया यहाँ पे, तो ये है स्लाइड हमारा। तो ABC, ये जो स्लाइड है बेटा आगे लिखा हुआ है, ये ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है? इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। तो ग्राउंड से कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है स्लाइड? 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ये है हमारा स्लाइड, जहाँ पर बच्चे फिसलते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे टॉप पर चढ़ते हैं, फिर यहाँ से फिसलते हैं नीचे जा करके। तो स्लाइड की हाइट है 1.5, और ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ हमको यहाँ पर पता करनी है। ये बिलो 5 ईयर के लिए है। पहला वाला किसके लिए था? बिलो 5 ईयर, बिलो 5 ईयर। दूसरा बेटा आप आगे पढ़ोगे इसी में, तो सेम कंडीशन है 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। तो वहाँ पे जो स्लाइड की हाइट है वो इसकी डबल हो गई है। वो कितनी गिवन है? 3 मीटर गिवन है। और ये हो जाएगा ग्राउंड, और ग्राउंड से इंक्लिनेशन स्लाइड का, जो ये स्लाइड है इसका ग्राउंड से इंक्लिनेशन इस बार बेटा कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। ये 90 डिग्री। ये क्या हो गया? अबव 5 ईयर के लिए हो जाएगा। तो इन दोनों में हमको स्लाइड की लेंथ बतानी है। तो आप देखो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर पता है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, तो मतलब यहाँ पे आप साइन 30 यूज कर लोगे, यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? साइन 60 यूज करोगे। तो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ आ जाएगी, यहाँ पे 5 से छोटों के लिए स्लाइड की लेंथ आ जाएगी। तो कॉपी में आप ये रफ डायग्राम कोने के साइड में जरूर ड्रॉ करोगे। मैंने बच्चों इसी के लिए देखो फेयर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? बिलो 5 ईयर बेटा ये ग्राउंड हो गया, ये हाइट हो गई स्लाइड की, और ये रहा हमारा स्लाइड जिसकी लेंथ हमको बतानी है। सेम कंडीशन 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है। ये स्लाइड की हाइट है 3 मीटर, जहाँ पर बच्चे ऊपर जाके नीचे की तरफ फिसलते हैं, ये स्लाइड है। और इंक्लाइंड कितने पर है? 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो गिवन टू फाइंड और सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में बेटा हो जाएगा पहला पॉइंट, एंगल A 30 डिग्री और BC है बेटा हमारा 1.5 मीटर,
और दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्यू एंगल पी है हमारा 60 डिग्री और क्यू आर की लेंथ है बेटा 3 मीटर टू फाइंड। तो फर्स्ट पॉइंट में हमको स्लाइड एसी की लेंथ बतानी है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कितना होगा, और सेकंड पॉइंट में बच्चों हमें स्लाइड पी आर या आर पी की लेंथ बतानी है कि कितना होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ले लोगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 यूज कर लो आप। साइन 30 इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, वैल्यू पुट करो 1/2 बी सी 1.5 है अपॉन ए सी। तो ए सी कितना आ गया बेटा यहाँ पर 3 मीटर। तो यहाँ पे स्लाइड की लेंथ आ गई 3 मीटर। उसी तरीके से बच्चों अगर हम सेकेंड पार्ट यहीं पे सॉल्व कर लें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पे आप लिखोगे साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्यू आर अपॉन पी आर, तो ये हो जाएगा √3/2। क्यू आर है 3 अपॉन पी आर, तो पी आर हो जाएगा 3 × 2 अपॉन √3। अब ये 3 से ये √3 का मतलब होगा ना √3 × √3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली पी आर कितना आ जाएगा 2√3 मीटर। तो पी आर की लेंथ बेटा यहाँ पर कितनी आ गई 2√3 मीटर आ गई, और यहाँ पर कितना आ गया है 3 मीटर आ गया। तो ये बच्चों ये दोनों हमारे आंसर आ गए पी आर और ए सी, जो कि हमको फाइंड आउट करना था। तो दोनों ही स्लाइड की लेंथ यहाँ पर आ गई है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। इसके बाद आगे के देखेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।